नमस्ते दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम स्वतंत्र भारत के उस ऐतिहासिक सफर को समझेंगे जो वाकई बहुत रोचक और चुनौतीपूर्ण रहा है। सोचिए, 1947 में आज़ादी मिलना सिर्फ जश्न मनाने का मौका नहीं था, बल्कि एक नए देश को बिल्कुल शून्य यानी जीरो से खड़ा करने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक भयानक संकट से निकलकर इस देश का निर्माण आखिर कैसे हुआ, आज हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे। हिस्ट्री एग्जाम्स के लिए पूरा कालाक्रम समझना एकदम क्रूशल है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए फटाफट आज के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। पहला, 1947 की आज़ादी और विभाजन। दूसरा, शुरुआती संकट और रियासतों का एकीकरण। फिर तीसरा, 1950 में एक गणतंत्र बनना। चौथा, नेहरूवियन काल और उस वक्त की अर्थव्यवस्था। और आखिर में देश को टेस्ट करने वाले युद्ध, आपातकाल और आर्थिक सुधार। तो आइए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। 1947 आज़ादी और विभाजन, जो देश का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मोड़ था। 15 अगस्त 1947। एक तरफ सदियों पुराने ब्रिटिश शासन के खत्म होने की खुशी थी, पर दूसरी तरफ देश के दो हिस्सों में बंटने का गहरा सदमा, भारत और पाकिस्तान। ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं थी दोस्तों। इस बंटवारे ने इतने बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित किया और एक ऐसी घबराहट भरी अफरा-तफरी मचाई जिसे इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 10 से 15 लाख। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, बल्कि उस दर्दनाक समय में हिंसा और दंगों के कारण अपनी जान गंवाने वालों का एक अनुमान है। बंटवारे के उस वक्त अचानक से करोड़ों लोग शरणार्थी बन गए थे। परिवारों को रातों रात अपने पुश्तैनी घर छोड़ने पड़े और उन्होंने ट्रेन्स, ट्रक्स और यहाँ तक कि पैदल ही सीमा पार की। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये कितना पीड़ादायक वक्त रहा होगा। लेकिन देखिए, इस चारों तरफ मची उथल-पुथल और दर्द के बीच एक उम्मीद की आवाज भी जरूर थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की ठीक उस रात एक बहुत ही मशहूर भाषण दिया था, जिसे हम ट्रस्ट विथ डेस्टिनी कहते हैं। उस भारी संकट के बीच उनके वो शब्द नए भारत की एक हिस्टोरिक शुरुआत का प्रतीक बन गए थे। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, शुरुआती संकट और रियासतों का एकीकरण। आज़ादी के तुरंत बाद क्या हुआ? आज़ादी के बाद का घटनाक्रम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी और पार्टीशन होता है। उसके ठीक कुछ महीनों बाद 1947 के आखिर में ही पहला कश्मीर युद्ध शुरू हो जाता है। और फिर देश अभी इन सब से उभर ही रहा था कि 30 जनवरी 1948 को देश एक और गहरे सदमे में चला गया, जब नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। पूरा देश लिटरली शोक में डूब गया था। कश्मीर का मुद्दा भी दरअसल इसी शुरुआती अशांति का ही एक हिस्सा था। हुआ ये था कि महाराजा हरी सिंह इस बात को लेकर दुविधा में थे कि उन्हें भारत ज्वाइन करना चाहिए या पाकिस्तान। इस हिचकिचाहट और उसके बाद हुए आक्रमण की वजह से 1947 का युद्ध भड़क उठा। ये एक ऐसा बड़ा जियोपॉलिटिकल विवाद बन गया जो आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। और इंटरनल चैलेंजेस तो कहीं ज्यादा बड़े थे। ये नंबर देखिए, 500 से ज्यादा। उस समय देश में 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें थीं। नए देश में इन सबको एक साथ मिलाना और भारत में शामिल होने के लिए मनाना, ये किसी बहुत बड़ी बिखरी हुई पजल को जोड़ने जैसा नामुमकिन टास्क लगता था। पर इस बिखरी हुई पजल को सॉल्व करने का अत्यंत मुश्किल काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्हें हम बिल्कुल सही मायनों में आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। उन्होंने हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी क्रिटिकल और विरोधी रियासतों को सफलतापूर्वक भारत में मिला लिया। अगर हम सच कहें तो उनके इस दूरदर्शी विजन के बिना आज जिस एकजुट भारत को हम देखते हैं, उसकी कल्पना करना भी असंभव था। चलिए अब आते हैं तीसरे फेज पर, 1950, यानी देश का एक गणतंत्र बनना और नए भारत के नियम तय करना। देश एक तो हो गया था, पर इसको चलाने के लिए एक सॉलिड कानूनी ढांचा चाहिए था, राइट? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और दूसरे महान नेताओं ने मिलकर देश का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और इस संविधान को ऑफिशियली 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी दिन देश आधिकारिक रूप से एक गणतंत्र बना। यही वजह है कि इस ऐतिहासिक दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं। यहाँ से प्रशासन को एक मजबूत आधार मिल चुका था। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, नेहरूवियन एरा और उस दौर की अर्थव्यवस्था। देखिए, लंबा ब्रिटिश शासन देश की इकोनॉमी को पूरी तरह खोखला कर चुका था।
आज़ादी के वक्त हालात सच में बेहद खराब थे। देश में एक्सट्रीम गरीबी थी, उद्योग यानी इंडस्ट्रीज ना के बराबर थे और लिटरेसी रेट तो बहुत ही कम था। मतलब भारत को आधुनिक बनने की दिशा में बिल्कुल शून्य से शुरुआत करनी पड़ रही थी। एवरीथिंग हैड टू बी बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो अब इस भारी गरीबी और वीक इकोनॉमी से निपटने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने बहुत जरूरी थे। प्रधानमंत्री नेहरू ने इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पर हेवी फोकस किया। उन्होंने बड़े बांधों का निर्माण शुरू करवाया, देश में नए आईआईटीज बनवाए, नई इंडस्ट्रीज लगाईं और विज्ञान और शिक्षा पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। ये सभी कदम उस वक्त एक आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत करने के लिए एब्सोल्यूटली क्रूशल थे। और अब हम आते हैं पांचवें और आखिरी भाग पर, युद्ध, आपातकाल और सुधार, यानी देश के आने वाले दशकों की बड़ी चुनौतियां। एग्जाम रिवीजन के नज़रिए से ये जो तेज़ी से बढ़ता हुआ कालाक्रम है, इसको ध्यान से समझना ज़रूरी है। देश की फाउंडेशन बार बार टेस्ट हो रही थी। 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ, फिर 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ 2 बड़े युद्ध लड़ने पड़े। उसके बाद 1975 आया, जब देश ने एक बहुत बड़ा आंतरिक राजनीतिक संकट देखा, जब आपातकाल यानी दी इमरजेंसी लगाई गई। और फिर आया 1991 का साल, जब ग्लोबल प्रेशर और वैश्विक ज़रूरत के चलते देश में बड़े आर्थिक सुधार लाए गए। हर एक दशक में हमारे देश का पूरा स्ट्रक्चर टेस्ट हो रहा था। अगर हम परीक्षा की तैयारी की बात करें तो इन वर्षों और उनसे जुड़ी घटनाओं को एक साथ मैप करके याद रखना एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। ये टेबल देखिए, 1962 का चाइना युद्ध, 65 और 71 के पाकिस्तान युद्ध, 1975 का आपातकाल और 1991 के आर्थिक सुधार। ये सब देश के इतिहास के सबसे बड़े मोड़ हैं। इन स्पेसिफिक डेट्स को ध्यान में रखने से पूरे ऐतिहासिक कालक्रम की एक क्लियर तस्वीर दिमाग में छप जाती है, जिससे रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। एक देश जिसने पार्टीशन का इतना बड़ा सदमा झेला, इतने सारे बाहरी युद्धों का धट कर सामना किया, 500 से ज्यादा बिखरी हुई रियासतों को जोड़ा और जीरो से एक पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी की। इन सब के बावजूद इस देश की असली ताकत और उसके लचीलेपन को आखिर क्या चीज डिफाइन करती है? ये हिस्ट्री सिर्फ याद रखने वाली डेट्स नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी फाउंडेशन स्टोरी है जो हमें हमेशा प्रेरित करती है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा और हाँ, अपने एग्जाम्स की तैयारी पूरी शिद्दत और जोश के साथ जारी रखिए।